मुलायम सिंह यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी। सभापति जी, इस संबंध में जो राष्ट्रपति अभिभाषण के संबंध में चर्चा हो रही है, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। ट्रांसलेशन इज नॉट पहले मैं खुद ही व्यवस्थित हो जाऊँ। प्लीज 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 ऑर्डर प्लीज। मुलायम सिंह जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण पर हम प्लीज डोंट स्टैंड चाहते द हैं। I request the members, please sit down, take your seats, otherwise leave the hall. If you want, you can sit, otherwise you can go outside. Talk. बहुत सी Please, बात all of you, I request you to you also. माननीय अडवाणी जी ने कह दिया, उनको मैं दोहराना नहीं चाहता, मैं छोड़ रहा हूँ। कुछ बातें मैं भी कहना चाहता हूँ कश्मीर के मामले में और भी मामले थे, लेकिन एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं कि जो भी महामहिम राष्ट्रपति ने भाषण दिया है, जो अधिकारियों ने लिखा या कैबिनेट ने उसको पास किया है, वो एक विफल है और कमजोरी दर्शाता है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन रोकने के लिए बात कही और कहा 1-1 लाख भेज देंगे जवानों को। आखिर नक्सल क्यों है, नक्सलवाद क्यों फैल रहा है? क्या कभी इस संबंध में सरकार ने कहीं विचार विमर्श किया है? क्या कैबिनेट में बहस हुई है? और ये ऐसी समस्या है कि आज 322 जगह नक्सलवाद फैल गया है हिंदुस्तान में, 322 जगह, और इतना खतरनाक देश के लिए हो चुका है कि भयभीत है लोग। तो आखिर नक्सलवाद क्यों है? कभी क्या सरकार ने बातचीत की है? और हम इसलिए कह सकते हैं कि हमारे यहाँ नक्सलवाद हुआ था एक इलाके में, हमने बातचीत की थी और उन्होंने कुछ भी नहीं, 5-6 बातें रखी थी। उन 5-6 बातें जायज़ थी। उनके मकान बने हुए थे, मकान की जगह किसी के नाम, खेत जोत रहे थे 100-100 साथ से नाम किसी के, और सारी समस्या विस्तार से नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने एक जज के साथ अधिकारियों का भेजा और मौके पर वही समस्या हल हो गई और उत्तर प्रदेश में जो एक नक्सलवाद या और कहीं बिहार से मिलकर के हो रहा था वो ख़त्म। तो आखिर कम से कम उनकी बात का सुनने का अभी तक सरकार ने कोई काम किया है? आखिर वो ऐसा कदम क्यों कर रहे हैं? वो अपने भाइयों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं क्यों कर रहे हैं? आग निर्दोष लोगों के यहाँ क्यों लगाई जा रही है? इस संबंध में कभी कभी बात करना चाहिए था। जब आप विदेशों में ज़्यादा नहीं विस्तार से कहना चाहते हैं, उनसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो जवान गलत रास्ते पर भ्रमित होकर के चले गए हैं और वो भारतीय हैं, उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। दुनिया के लोगों से बात करने के लिए तैयारी सरकार है, और अगर उनसे बात की जाए, माननीय वित्त मंत्री जी, मैं समझता हूँ आप समस्या हल कर लेंगे, और बहुत बड़ी लंबी चौड़ी उनकी मांग भी नहीं और कोई समस्या भी नहीं। हमसे बात हुई है कि आपने तो बात की थी, मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयारी नहीं, न वहाँ की सरकार न यहाँ की सरकार। आप तो कम से कम उनसे बात कर लीजिए। जहाँ तक के नक्सलवाद है, वो एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि नक्सलवाद केवल हिंसा का नहीं है, एक वैचारिक है, जो गरीबी है, मोहताज हैं, जिनके लिए, जिनका जो समाज उपेक्षित है, सब नौकरी नहीं और कोई रोजगार नहीं और खेती नहीं, और खेती है तो कब्जा दूसरे का है,
इस वजह से वो एक गलत रास्ते पे चले गए। उनकी बात सुनना चाहिए, और बात सुनेंगे तो बहुत बड़ी समस्या देश की हल हो जाएगी। न धीरे धीरे ये गरीब लोग हैं, गरीबी के कारण। मैंने कहा था त्यौहार, क्या त्यौहार उनका मना है? मैंने जानबूझ के अपने साथियों से कहा, पूछिए कि कैसा त्यौहार होली का मना है। तो उनकी समस्याओं को समझने की सरकार ने कभी परवाह नहीं की। समस्या किनकी परवाह करते हैं? ठीक है, उद्योग लगाएंगे, अरबपति आएंगे, न फैक्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो ठीक है, करना चाहिए, विकास के पक्ष में हम भी हैं। लेकिन जो मोहताज हैं, जिनको अभी स्वतंत्र भारत में खाना 2 बार खाने का नहीं है, उनसे बात नहीं करते तो नक्सलवाद तो होगा। और धीरे धीरे नक्सलवाद फैल रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे सूबा में शांतिप्रिय है प्रदेश है सबसे ज़्यादा आज, उसमें भी फैलने की साजिश कहीं ना हो जाए। हमने मुश्किल से उनको ठीक किया था। हमें भय है कि वहाँ के लोगों से बातचीत हो रही है। दूसरी बात, आपने शेख में एक समझौता किया था। वो समझौता एक हमारे देश के लिए शर्मनाक था। उस पर लंबा नहीं बोलेंगे, समय कम आप देंगे, वरना वो शर्मनाक है। क्या किया था बता दें जवाब में, उत्तर में, कि उससे क्या आपको मिला। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा खतरा आज किससे है, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। इसी सदन में एक बार मैंने कहा था, उसके बाद जाट साहब ने भी कहा था, अगर खतरा इस हिंदुस्तान को किसी से है तो चीन से है। और चीन रोजाना 1 इंच जमीन पर कब्जा कर रहा है। बताएं विदेश मंत्री, बताएं रक्षा मंत्री, प्रतिदिन 1 इंच जमीन पर रोजाना कब्जा कर रहा है, और कह के कर रहा है 1 इंच जमीन पर रोजाना। इसके लिए क्या उपाय किया, क्या रोकने का काम किया, क्यों नहीं किया? इतने डरे हुए हैं चीन से कि ये चीन से कह नहीं सकते कि 1 इंच जमीन हमारी रोजाना चीन के कब्जे में जा रही है। और मैं यहाँ पर चुनौती के साथ सदन में कहते हैं कि प्रधानमंत्री हो या दूसरा कोई जवाब दे तो बता दे, चाहे विदेश मंत्री हो बता दे, हमारी बात गलत है, हमने बात सुनी। लेकिन 1 इंच जमीन चीन बड़े तरकीब से, बड़े कायदे से रोजाना हिंदुस्तान की जमीन को ले रहा है। अब उस ओर कोई ध्यान नहीं, रोड बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। 1 इंच जमीन रोजाना निशान लगा के डेली है, रोजाना प्रतिदिन 1 इंच जमीन पर कब्जा चीन कर रहा है हमारी सीमा पर। आप चुप हैं, मौन हैं, आप इतनी गहरी नींद आ गई सरकार को, या डरे हुए हैं, या नींद में सो रहे हैं? ये मामूली बात नहीं है। हमारी मातृभूमि पर कोई कब्जा विदेशी करे और चुप सरकार, और सब कुछ है, वो आप सब ठीक कह रहे। तो अब धमक निरपेक्षता की बात करते हैं आप, हैं? वो भाग जाएंगे तो जाने दीजिए, क्या करोगे? तो इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि कम से कम देश की सीमा को तो बचाइए। अच्छा, जहाँ तक ये आप अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, ये चीन का तो मैंने बता दिया संक्षिप्त में कि 1 इंच जमीन रोजाना कब्जा हो रही है। इसमें हम ज़्यादा लंबा नहीं कहना चाहते, समय कम आप देंगे। इसमें अपनी एक बात खास कहना चाहते हैं। अब ये जो आप धर्म की निरपेक्षता कहाँ है, बता दो कहाँ पर है। अगर धर्म निरपेक्षता की बात करती है सरकार, तो आज भेदभाव क्यों है? क्योंकि 2 रंगनाथ मिश्रा और दूसरा भी एक आयोग बैठा, सच्चर कमेटी, और सच्चर कमेटी जो लिखा है, और जो उन्होंने लिखा है माइनॉरिटी के बारे में, विशेषकर मुसलमानों के बारे में, उन्होंने लिखा है कि आदिवासी और जनजातियों से भी बहुत बड़ी दुर्दशा है इस देश के मुसलमानों की। उसकी चिंता नहीं है। चिंता यह है कि महिला रिजर्वेशन कब लाया जाए,
और इसको लेकर के विपक्ष में फूट कब डाली जाए कैसे इनको नहीं आने दिया जाए पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में जो हम लोग बैठे उनको रोका कैसे जाए। हाँ ये सच है, सच्चाई है, ये सच्चा आप वो नहीं देख पाएंगे लोकसभा का। ज़्यादा मत मुस्कुराइए, इसे मैं आपके बारे में भी कह रहा हूँ, ये षड्यंत्र है, हैं? अच्छा तो ठीक है, खुशी है। अरे अब आप ये उठा दें तो ला ही नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो बम्बई में हुआ, जो बम्बई में हुआ और जो इन्होंने हिंसा की, इतना बड़ा कत्लेआम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई तक तो दूर रहा, धीरे धीरे छोड़े जा रहे, धीरे धीरे एक एक करके उनको छोड़ा जा रहा है। ये हालत है। और क्यों छोड़ा जा रहा है ये सरकार बताए। और पाक के सामने क्या कहता है पाकिस्तान कि जब जब बातचीत होती सभापति जी तो लड़ाई में तो हिंदुस्तान जीत जाता है, लेकिन जब बातचीत होती है तो हिंदुस्तान हार जाता है। कभी भी बातचीत हुई पाकिस्तान हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान हारा है। लेकिन जवाब नहीं दिया। यहाँ का मंत्री बोला थरूर की अरब से बात कर। जवाब देने की हिम्मत नहीं। आज ही आपने पढ़ा होगा, पाकिस्तान के हिंदुस्तान गलत है, समझौते के लिए हम तैयार हैं, हिंदुस्तान बदल जाता है। ये बताए कि आखिर पाकिस्तान के किस आधार पर कहा कि हर बात को आप बदल जाते हो, और गिरगिट से आपकी तुलना कर दी हिंदुस्तान। इससे ज़्यादा अपमान और क्या देश का हो सकता है। और जब जब ये सरकार आती है तो दो बातें जरूर होती हैं। एक तो ज़मीन पे कब्जा होता है, हिंदुस्तान की सीमा पे कब्जा होता है, और दूसरी तरफ हम अपमानित भी होते हैं। आपको पता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मदद के लिए आपने अपनी सेना क्यों भेजी, और उसका परिणाम आपको नहीं पता है। इनके दिल पर नहीं बीता कि मुझे दिल पर बीता ही कर जाए उसका। मैनपुरी में जब परसों उसकी डेड बॉडी आई, नौजवान लड़का कैप्टन, मेरा परिचित, पढ़ाई लिखाई में गरीब घर का मदद, उसकी डेड बॉडी आई। और डेड बॉडी कहाँ से आई? काबुल से। मैं पूछना चाहता हूँ, अमेरिका आपको क्या दे रहा है कि अमेरिका के बदले अपने जवानों को शहीद करा रहे अफगानिस्तान में। आपका क्या बताओ अफगानिस्तान से? नहीं, आपसे अफगानिस्तान का क्या मतलब है? अफगानिस्तान तो वो अफगानिस्तान जहाँ सीमांत गांधी, जो हिंदुस्तान के पक्ष में हमेशा रहे, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी अफगानिस्तान से नहीं थे, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से नहीं, आप पूरा जान लीजिए, उसका संबंध गहरा था। बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान के सुनिए, बलूचिस्तान के थे अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान के संबंध में, लेकिन सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान को वो ठीक कर रहे थे, और अफगानिस्तान गड़बड़ कर रहा था, वो उसमें हस्तक्षेप करते थे। महंगाई पर ये लोग चुप हो गए। चुप। तो अब आप देखेंगे। Sir, this point should be noted that No, please let him speak. Don't interfere. Let it. he was from part of Pakistan, known as the North. No, please take your seat. Nothing will go on record. What Lam Singh ji only will. सीमांत गांधी के बारे में ये रहना और सहना का तो अलग बात है। आप जानते हो सीमांत गांधी क्या थे और क्या चाहते थे? क्या चाहते थे? अच्छी तरह जानते हो तो नहीं खड़े होते। एग्जाम्पल है, जानते तो नहीं खड़े होते, कम से कम ऐसे व्यक्ति जो आपके हिंदुस्तान का कितना शुभचिंतक, और हिंदुस्तान उन्होंने पहले एहसास कर लिया था पाकिस्तान ये गलत रास्ते पे जाएगा, कोई नहीं कहने वाला था। सीमांत गांधी थी, और गलत रास्ते पे जाने के लिए पाकिस्तान को रोकने की कोशिश की, ये सीमांत गांधी का बस नहीं चल पाया। तो अब ये पूरा जब जाने जब अब तो पहले बीजेपी में नहीं थे तो जनता पार्टी। अब मंदी रोकने के लिए कभी 100 दिन में महंगाई रुकती है, और मैं कहूँगा
माननीय नेता सदन, महंगाई रोकने की बात मत कहिए। जैसे दिन महंगाई रोकने की बात कहते हो, उसी दिन दूसरे दिन महंगाई बढ़ जाती है। आप अरे मतलब इनका ही तो हुआ। ये सामूहिक जिम्मेदारी है। सरकार कहती है तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है। इसे हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक बार जो आप मूल्य वृद्धि रोकने की बात करते हैं, किसान को सुविधा दो, मूल्य वृद्धि रुक सकती है, लेकिन आप एकदम पैदावार बढ़ाने की बात करते हो और दूसरी तरफ खाद 20 रुपया बोरी बढ़ा देते हो। और जो खाद मिलनी चाहिए किसान को वो बहुत महंगी है और मिल भी नहीं रही। और यूरिया खाद इसी तरह से किसान मजबूरी में इस्तेमाल करता रहा तो आपको पता होना चाहिए ज़मीन खराब होती है। दूसरी खाद से ज़मीन पर कोई असर नहीं पड़ता। यूरिया खाद जितनी इस्तेमाल की जाएगी ज़मीन खराब होती चली जाएगी और उपज उस पर होना बंद हो जाएगी, तो हिंदुस्तान की हालत बहुत ख़राब होगी। इस तेज़ी के साथ यूरिया खाद मजबूरी में किसान ले रहा है, जबकि दूसरी खाद नहीं मिल रही। ये बहुत गंभीर मामला है कि यूरिया खाद कमज़ोर खेत को करती है, उपज को उर्वरा ज़मीन को खराब कर देती है। अब वही मजबूरी किसान डाल रहा है जब कोई खाद नहीं मिल रही, खाद मिल ही नहीं रही। पूरा सदन जानता होगा, सब पता होगा कि यूरिया खाद के अलावा कोई खाद किसान को उपलब्ध नहीं हो रही। DAP वगैरह जितनी खादें हैं नहीं मिल रही हैं और मजबूरी यूरिया खाद इस्तेमाल करता है, शायद पैदावार इसी से बढ़ जाए। तो इससे तो ये हालत होगी कि हमारी ज़मीन और ख़राब हो जाएगी और वो ज़मीन खराब करते यूरिया खाद। वो भी समय पर न मिले तो अच्छी है, ज़मीन तो अभी बची रहेगी। हम तो बचा रहे ज़मीन को, ये सच्चाई है, तब मैं कह रहा हूँ। यूरिया खाद डालने से अपने खेतों बचा रहे, इन्हें क्या पता खेतों से बताइए आगे। हमें आपको पता है, अभी तक खेतों में रहते हैं, खेतों में काम करते हैं। अब खाद्यान्न की कमी, सभापति महोदय, खाद्यान्न जा रहा है तस्करी में, बांग्लादेश में जा रहा है, भूटान में जा रहा है और इसी के साथ साथ और पड़ोसी देश हैं उनमें सब में जा रहा है। नेपाल भूटान तो जा ही रहा है, इसके अलावा भी जा रहा है। तस्करी, तो तस्करी को लाभ हो रहा है, तस्कर को लाभ हो रहा है, किसान को घाटा, खाने वालों को घाटा। और सब जानते हुए भी नेपाल के अगर राष्ट्रपति से बात की होती तो वो आपको खुल के बता देते कि हिंदुस्तान से क्या क्या सामान जाता है और कहाँ होके जाता है। और ये भी बता देते कि चीन किस तरह से नेपाल में आता है और नेपाल के बाद में हिंदुस्तान के बारे में क्या जानना चाहता, क्या कर रहा है, ये भी आपको बता देते। आपने पूछा कभी? हमने पूछा, मैं गया था 4 दिन रहा नेपाल। उन्हें का आश्चर्य है मुझे कि चाइना बाकायदा हिंदुस्तान में जो हथियार से लेकर जो कुछ करवा रहा है, उपद्रव कराने की साजिश कर रहा है, वो नेपाल होकर के ही कर रहा है। आपकी सरकार को क्या पता नहीं? उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपके राजदूत को पता नहीं कि राजदूत बैठा हुआ क्या सरकार को बताया? पूछा जाके। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने राजदूत को पूछा कि ये हो रहा है, चाइना से हमारे हथियार भेजे जा रहे, आतंकवादियों को बढ़ावा देना और भी कई तरह से हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की चीन साजिश कर रहा है नेपाल हो के। और मैं कह रहा हूँ जो अभी राष्ट्रपति जाए तो उनसे बात करते तो आपको बता देते। वो परेशान हैं, उनका हमदर्दी हिंदुस्तान से है, इसलिए क्योंकि मूल निवासी बिहार के हैं, उनके पुरखे वो अपनी मातृभूमि, अपनी पुरखों की मातृभूमि समझते हैं। उन्हें चिंता है। हम फिर गए थे मिलने, फिर बातचीत की। हमने कोई बातचीत की तो कोई बातचीत नहीं। बातचीत करना दूर रहा, अच्छी तरह से छोटा देश होने की वजह से और कुछ भी हो सकते संस्कार, इनकी वजह से कोई सम्मान हिंदुस्तान की तरफ से नेपाल के राष्ट्रपति को नहीं मिला। और वो राष्ट्रपति पूरे हिंदुस्तान के साथ है। वहाँ जो साजिशें हो रही, वहाँ माओवादी क्या कर रहे हैं चीन से मिलकर के नेपाल में, आपकी ये विदेश नीति है। अगर राष्ट्रपति जी ने खुल के बात की होती, अगर की होती, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत सारी बातें मिल जाती कि हिंदुस्तान को चीन भी किस तरह से खतरे में डाल रहा है, घेर रहा है। चीन पूरी तरह घेर रहा है। इधर हिमाचल, अरुणाचल से लेकर हिमाचल तक
पूरी सीमा पर बाकायदा चीन का दबाव है और सड़कें नहीं बनने दे रहा है। कारगिल के इलाके में सड़कें नहीं बनने दे रहे, ये नहीं बताते हैं, सड़कें रोकी जा रही हैं। ये आज हालत हमारी सीमा की है, चीन कर रहा है ये सब। और आज जौहर साहब ने, मैंने कहा था, फिर जौहर साहब ने भी कहा था, और आज कह रहा हूँ, हिंदुस्तान को खतरा अगर किसी से है तो हिंदुस्तान खतरा है चीन से, पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान करते, पाकिस्तान से क्या खतरा है? पाकिस्तान से कोई 5-6 शहर हैं, आप जानते हैं कि हम हाथ दबा लेंगे, बर्बाद कर देंगे, हमारे 5-6 शहर दब जाए, बर्बाद हो, कुछ नहीं बिगड़ता, वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन असली खतरा है चीन से, और चीन पाकिस्तान को इस्तेमाल करेगा, ये रखिए याद। मैं आपको खबर सच्चाई दे रही हूँ कि चीन पाकिस्तान को सब तरह से हथियारों से और कई तरीके से बढ़ावा दे रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो अब आपकी गलत नीतियों से हमारा देश में इतनी घुसपैठ चीन के द्वारा हो रही है। और कारगिल इलाके में बता ही दिया है कि भारत की सीमा के गांव में सड़क बनाने का चीनी फौजें रोक देती, आप सड़क बनाते थे। आप सड़क बनाएंगे कारगिल इलाके में तो चीन की सेना रोक रही है, और बगल में वो पूरी सड़क बना रहे हैं। ये हालत आज हमारे हिंदुस्तान की है। इसलिए ये जानबूझ करके हम इस पर बोले रहे और साथियों पर बातें हैं कि शायद हमारी बात आपकी समझ में आ जाए। जहाँ तक धर्मपेक्षता की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 96 वर्षीय मकबूल फिदा हुसैन, जिनकी चित्रकारी विश्व में भारत के सम्मान को बढ़ाती है, और सरकार उनको सच्चे भारत में जगह देने की स्थिति में नहीं है। आप बताइए, अब वो जाकर के कतर के नागरिकता ले ली, फिदा हुसैन को नहीं सदस्यता दे सके, क्यों? इसके पीछे क्या है? कितनी कोशिश की और कितना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा चित्रकार, और हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, कि हिंदुस्तान ने जगह नहीं दी तो कतर ले चला गया, वहाँ संरक्षण मिल गया, वहाँ नहीं। और भारत के नागरिक थे पहले, वो तो सब हैं, भारत में रहना ही चाहते थे, लेकिन उनको नागरिकता नहीं दी। अब सरकार के जो फैका पर ताकते हैं, उनको खिलाफ कभी सख्त उठाने की, वो अलगाववादी ताकतों के खिलाफ कभी सरकार सख्ती से पेश नहीं आई। और क्यों नहीं आई? इनके पीछे क्या है? अब ये तो मैं कह चुका हूँ कि जो न्याय की कमेटी आपने सच्चा कमेटी और अल्पसंख्यकों के लिए 4% जगह है, कुल आबादी है 15% से लेकर 16% मुसलमानों की, 15 से लेकर 16% मुसलमानों की तादाद, और रोजगार मिल रहा है केवल 4% को। ये हालत है, ये हालत हम सचिव ही आपके सामने कहना चाहते हैं। इसे हम आपसे दूसरी बात कहना है जो हम आपके सामने रखना चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय मंदी रोकने में भारत पूरी तरह विफल रहा। कभी रोकते, अभी रोकते, तो हमने सुबह कहा कि जब मंदी की बात करते हो तभी महंगाई और बढ़ जाती है। और हमने कहा था कि होली के अवसर पर बहुत से ठीक से त्यौहार नहीं मना पाए और नहीं मना पाए। मैं जानबूझ के 4 दिन गांव में रहा हूँ, अपने गांव में थोड़ा सा चुपचाप, समाज में कहीं बेइज्जती किसी परिवार की न हो, वो सब समझा बुझा करके तब पूरे गांव ने, जिसमें 20% ऐसे लोग थे जो त्यौहार नहीं मना सकते थे हमारे खुद के गाँव। अब सोचिए और क्या हालत हुई होगी। जब अन्य गाँवों के अलावा स्थिति आप जान गए होंगे, हमारे गांव की स्थिति आजकल ठीक है। अन्य इलाके के लोग, उनके कई कारण हो गए हैं, कोई काम ऐसे हो गए हैं जिससे उनको काम भी मिल गया है, मेडिकल कॉलेज हो गया है, खूब आलोचना करते रहिए, एक पीजी कॉलेज हो गया है, उसके सहारे से कुछ काम मिल गया है, कुछ ठेकेदारी बिल्डिंग बनाने की मिल गई है, कुछ इलाके के लोगों को मिल गया है, तो उसकी वजह से उनकी तो होली हो गई। लेकिन जब इतना काम मिलने के बाद 15-20% ऐसे लोग थे जिनको होली नहीं मनाने का इंतजाम था। ये पहले तो मुझे पता था, 1-4 दिन रह करके उनको पहले होली का इंतजाम किया, वाल्मीकि का इंतजाम किया, और अनुसूचित जाति के लोगों को काम किया, वही सबसे ज़्यादा गरीब, जिनके पास खेती नहीं।
अब ये हालत तो देश तरक्की कर रहा है, तरक्की कुछ होगा और क्या। आज सभापति जी जो कहते हैं कि हमारी इतनी दर है विकास दर, तो विकास दर किसकी जोड़ी जाती है? विकास दर उनकी जोड़ी जाती है जो दुनिया के बड़े उद्योगपति हैं उनकी, और एक गरीब की मजदूरी को जोड़ के बता देते हैं। ये अलग अलग आना चाहिए कि जो गरीब की रेखा से नीचे कौन है। अब विकास दर उनकी जोड़ी जाएगी तब पता चलेगा विकास दर तो दूसरा उनको लिए और घाटा है। तो विकास दर किसकी जोड़ी जाती है? इस विकास दर को नेता सदन पढ़ते भी जाइए, सुनते जाइए। विकास दर आप आम लोगों की मत जोड़िए, विकास दर के हिस्से 3 कर दीजिए, तब पता चलेगा कि विकास दर क्या है। अब पूरी जोड़ देते हो विकास दर, खरबपतियों की विकास दर और एक मजदूर की जो खाने तक को नहीं उसकी विकास दर जोड़ के आप कहते हैं हमारे देश की विकास दर ये है। इसलिए आप विकास दर क्यों भ्रम में डालते पूरे देश को? गरीब आदमी के पास विकास दर तो पूरा खाने को नहीं है। अरे मैं थपथपाते रहिए लोग, थपथपाते रहिए, बजंतर यही तो इसे हम आपको कहना चाहते हैं कि आप जो कहते थे कि हमारी विकास दर बढ़ गई, विकास दर बढ़ गई है 2 साल में आपकी घट गई, लगभग 2% घटी, 7% रह गई। और 2 साल पहले कितनी थी? आप 9-10 पे जा रहे थे और अब विकास दर रह गई आपकी 7% और 0% की कमी आई है और कमी आ गई। तो विकास दर कहाँ बढ़ रही है? और आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, अब वित्तमंत्री भी हैं, विकास दर चीन की तो है ज़्यादा और तुलना करते चीन से ज़्यादा आपकी जमीन ज़्यादा है, लेकिन खेती लायक उपजाऊ जमीन हिंदुस्तान के पास है चीन से ज़्यादा, लेकिन आपसे 2.5 गुना है चीन बड़ा, लेकिन 3.5 गुना पैदावार चीन आपसे ज़्यादा कर रहा है, 3.5 गुना कर रहा पैदावार। अब सोचिए आप कितनी कर रहे हैं, क्या चीज़ से मुकाबला कर रहे हैं। फिर मैं दोहराना चाहता हूँ सभापति जी, चीन की जमीन खेती लायक हिंदुस्तान से कम है, लेकिन पैदावार हिंदुस्तान से ज़्यादा चीन जोड़ी कर रहा है। क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने खेती को प्राथमिकता दी है, किसानों को प्राथमिकता दी है, और आपने किसानों का शोषण किया है। आप किसानों को कोई सुविधा नहीं दे रहे। अगर पैदावार बढ़ाई है, अगर आत्मनिर्भर देश हुआ है, हर क्रांति अगर सफल हुई है, तो सभापति जी आपको भी पता होगा सरकार के कारण नहीं, हमारे हिंदुस्तान के किसान की मेहनत और हिंदुस्तान की चतुराई किसानों की, दुनिया में इतना मेहनती किसान कहीं करेंगे, इतना चतुर किसान कहीं करेंगे। वो अंगूठा से टेम्परेचर से जमीन नापी जा करते हैं कि जोते लाए बोने लाए है या नहीं। नेता सदन और हिंदुस्तान का किसान अंगूठे से बता देता खेती जोते लाए या बोने लायक है, और जगह टेम्परेचर नापते हैं। इतना चतुर दुनिया का कोई किसान नहीं जितना हिंदुस्तान का, न इतनी मेहनत करने वाला है। जो भी हिंदुस्तान अन्न के मामले में आगे बढ़ा है वो किसान अपनी मेहनत से बढ़ा है, अपनी बुद्धिमानी से बढ़ा है, चतुराई से बढ़ा है। सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं, और न है और न आगे लगता कि सरकार कोई योगदान किसान को करेगी, कोई नहीं करेगी मदद, और न करी मदद। बहुत दीजिए भाषण यहाँ, हम तो इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग बैठे सब किसान हैं, हम लोग किसान हैं और अपनी खेती अब भी करवाते हैं हम लोग। ये बैठे लालू जी बैठे, सर यादव ये बैठे, पूरे के पूरे अभी 3 दिन रहे, पूरी खेती देखी है। ऐसा नहीं कहते हैं, खेती का हालचाल लिया है। अब इधर तो ऐसा हो गया, लंबा राज किया है तो खेती से क्या अपने आप मालामाल हो गए, अपने आप मालामाल हो गए। सरकार में रहने के बहुत लंबे समय रहे, सरकार में 50 साल अलावा गैर सरकार में रह लिया तो मालामाल तो हो ही जाएंगे आप। कई तरीके हैं। अब खाद तो महंगी कर रहे हैं और पैदावार बढ़ाने की बात कर रहे हैं।
खाद महंगी कर दी, इसी सत्र में महंगी कर दी, और सांसद वो महंगी कर दी। अब समझिए 10% बढ़ा दिया, जो फास्फेट, पोटाश और सल्फर से बनने वाले उर्वरकों के नियंत्रित कर उनके दाम बाजार के हवाले कर दिए। बता दीजिए आप, नेता सदन जब आप कर देंगे बाजार के हवाले तो महंगी होगी खाद, और जब महंगी खाद डालेगा किसान तो किसान को तो आप बर्बाद कर देंगे। और किसान के अलावा हिंदुस्तान को समृद्ध दूसरा कोई नहीं बना सकता है। अमेरिका के सहारे चलना चाहते हो, दूसरे देशों के साथ कर्जा लेते हो, आज किसान पर पूरा ध्यान दे दिया जाए तो मैं विश्वास लाता हूँ सभापति जी, हिंदुस्तान समृद्ध अगर कोई बना सकता है तो समृद्ध बनाएगा किसान, और किसान ही सीमा पर लड़ता है और किसान ही पेट भरता है। बता दो कितने हैं बेटे, किन किन के बेटे हैं फौज में? एक भी हल चलाने वाले नहीं है इधर। अरे इनके बता दो फौज में कितने बेटे हैं? हम तो ये कह सकते हैं कि हमारे परिवार के तीन हैं सेना में और 100 सिपाही हैं, पूरे सिपाही। राम सिंह जी, वो हम हैं, please एक address the बात chair हो and सकता है, try to एक बात conclude. हो सकता है इधर बैठे लोग हैं, इनके हर परिवार में हर पड़ोसी सेना में हैं, यहाँ जितने बैठे हमारे पीछे। आपका एक दो पहुंच गया होगा तो अफसर बन गया होगा, हमारे लोग तो सीधे लड़ने वाले हैं। हम लोग के तो लड़ने वाले सिपाही हैं, जवान हैं, आपके तो अफसर हुक्म देने वाले लोग बैठे हैं। ये भी हो सकता Please wind up, है। please हम wind up. 5 मिनट आपको देंगे तो हम आज बताना चाहते यूरिया के खाद के दाम जो बढ़ाए गए हैं, कि आपने कहा है कि देश की जमीन का न्यूट्रिशन पता लगाएंगे। आदमी का तो न्यूट्रिशन पता नहीं लग रहा, तो ये जमीन का न्यूट्रिशन पता लगा करके जो खाद के तो सब बढ़ाना है तो सीधे सीधे बढ़ाइए। ये घुमा फिरा करके जो कर रहे हैं उससे देश की जमीन की तासीर को, उसके न्यूट्रिशन को आप पता नहीं लगा पाएंगे। बहुत घपला है पूरे देश में, तो इससे right. देश के किसान को बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए इसके मामले में please, विचार करिए। तो मैं अब सभापति जी, अच्छा है नेता सदन बैठे, खाद सुरक्षा विधेयक लाने में देरी क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? बता दिए कथाई जवाब दे। खाद सुरक्षा क्या विधेयक लाने का आपने बड़े जोर शोर से राष्ट्रपति के भाषण में और वैसे बयानों में पढ़ा है, लेकिन आज आ क्यों नहीं रहा? आज देरी क्यों है? महिला बिल आ रहा तो महिला बिल लाएंगे जिसमें होगा हुड़दंगा, हाँ होगा, वो तो अलग है, थोड़ा जातियों वाला हम रखेंगे अलग से प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन महिला बिल की बहुत जल्दी पड़ी। महिला बिल लाओ, महिला बिल लाओ, महिला बिल लाओ, महिला बिल में फूट डाल दो सबको, कोई अब फूट पड़ने वाली नहीं है। सब में ये बैठे हैं, मुझसे बात करते बुरा मत मानिए, इनमें सारे के सारे 2-4 को छोड़ के सब बात करते हैं मुनाफी बचाओ। हाँ ये मैं कह रहा हूँ, हो सकता आप भी कहीं आ जाना पेट में। आपने अनाउंस भले ही कर दिया हो, मैं नहीं चाहूँगा कि आप 79 के बाद चुनाव लड़ें, मैं तो नहीं चाहूँगा। ये सच्चाई से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ। आप जैसे लोग लड़ने से मना करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। आपका अनुभव, विद्वता, कुछ भी सही, कहीं बैठे तो गलत संस्था में, गलत संस्था में बैठे हैं। इसलिए आप चाहते हुए, मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं, वो बस नहीं चल पा रहा है। आपके विचार में जानता हूँ, पश्चिम बंगाल के विचार में जानता हूँ कि आपके विचार क्या हैं। आपके विचार हमारे विचार एक हैं लगभग, लेकिन आप ऐसी सत्ता बैठे बहुत रह लिया मिनिस्टर, बहुत कुछ हो लिया, अब निकल के बोलिए इनके बीच, करें तो करते रहें, क्या करेंगे? अब आपको कहाँ ले जाएंगे? आप प्रधानमंत्री तो बन नहीं पाएंगे अब। हाँ सच है, आपको क्या मिलने वाला है? पूरा जीवन दे दिया है, कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये मिल गया तो बहुत मिल गया। Please wind up, जी। इसे सोचा लाने में देर क्यों है? मात्र 2 मिनट। इसे हम चाहते हैं कि भीतर जो महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे को आपने ऐसे ही निपटा दिया। ये मामूली बात ऐसे ही निपटा दिया। गंभीर भीषण संकट है, हाय पड़ा है पूरे देश के अंदर,
ये महंगाई थी, लेकिन महंगाई के लिए अभी तक कोई सकारात्मक आपने कदम नहीं उठाया है। और ऐसा नहीं है कि कमी हो, भरे पड़े हैं गोदाम, भरा पर बंद लगा, भरे पड़े हैं गोदाम में, और फिर महंगाई क्यों? ये महंगाई के पीछे हमें ऐसा डर लग रहा है कि कुछ है, आप सब नहीं कह सकते, कुछ आपके लोग बैठे लोग हैं, इनकी साठगांठ है महंगाई बढ़ाने। मेरा आरोप है, कभी बात मुझे बुला के करेंगे तो मैं बता सकता हूँ। ये सब आपके बीच में बैठे लोग हैं, और इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे असफलता सभापति महोदय ये है, मैंने पहले भी कहा, सावधान किया, दुनिया में हिंदुस्तान का एक भी कोई दोस्त नहीं देश, अभी तक कोई दोस्त नहीं। दौरा बहुत किया, प्रधानमंत्री जी बहुत दौरा किया, मुझे अनुभव भी बताए, वहाँ की स्थिति भी एक बार बताई, समझाया, लेकिन एक दोस्त दो अपने बयान में बता देना भाषण में कि आपका दोस्त एक ही नहीं। अच्छा, जिसका कोई दोस्त नहीं होता वो कैसा माना जाता व्यक्ति आदमी? गांव में उसका पड़ोसी एक भी उसके साथ नहीं है तो अपने आप हम लोग कहते तेरे अंदर कुछ कमियां हैं। बताइए क्या कमी है? उन्हें बताइए कि हिंदुस्तान आपका कौन दोस्त है? वही विदेश नीति सफल है जिसके विरोधी कम हों और दोस्त ज़्यादा हों, वो सफल होगा विदेश नीति में। तो पूरी विदेश नीति आपकी असफल है कि जिस देश का इतना विशाल देश, और विशाल देश का एक भी दुनिया में कोई दोस्त नहीं है। तो समझिए, दोस्त मोहल्ले में, आप गांव में भी जानते हैं, दोस्त उसी का नहीं होता है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता। हमारे देश है, आप बोल लेना, अरे बोल लेना, क्यों नहीं बोलोगे? ऐसे आप किसानों, अब बता ही दिया, अरवानी साहब ने बता दिया किसानों क्या हत्या क्यों हो रही है। आप हत्या किसानों की क्यों हो रही है? जिस देश में हिंदुस्तान में आत्महत्या किसान करेगा तो हिंदुस्तान कभी तरक्की कर ही नहीं सकता, कभी विकास कर ही नहीं सकता। और खेती के अलावा, किसान के अलावा हिंदुस्तान का कोई विकास नहीं करेगा। चाहे जितनी योजना बना लो, चाहे कितने अरबपतियों से मिल लो, चाहे अमेरिका में चले जाइए, जहाँ जहाँ जाओ चले जाओ, आपके घर में बैठे हैं देश को विकास बनाने वाले। अगर देश विकसित करना है तो फिर किसान की तरफ जाना है, खेती की तरफ जाना है, खेती की पैदावार बढ़ाओ, किसानों को मूल्य लाभकारी दो, और लाभकारी मूल्य देंगे और किसानों की तरफ आप देखेंगे। अमेरिका छोड़ो, दुनिया के देशों को छोड़ो, अपने देश पर विश्वास करो, अपने देश की जनता पर विश्वास करो, हम लोगों पर विश्वास करो। ये सरकार ऐसी हो गई है कि कभी हम लोगों को नहीं बुलाया, कभी तो हम लोग बुला लेते। ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। तो आप बजट बनाने से पहले हमें नहीं बताते, बजट बना रहे, आप कहते देश की हालत कैसे ठीक हो, सड़क, बिजली, पानी, किसान, खेत, शहर, नाली, गंदगी, दवाई कैसे ठीक हो सकती है, तो हम लोग सुझाव दे सकते थे। आपका बजट बहुत बढ़िया होता, लेकिन कभी बुलाते ही नहीं, कभी नहीं बुलाते। हम रहे हैं सरकार में उत्तर प्रदेश में, तो बीच में 3 महीना 4 महीना तक गैप कभी नहीं देते थे। हम सारे विपक्ष के नेताओं को बुला करके फैसला करते थे। उसका परिणाम था कि विपक्ष कभी मेरे खिलाफ ज़्यादा बोलता नहीं था। आपको नहीं बुला सकते हो, कहते मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा समझ रखा मत देश से नहीं कि जो मैं हो गया राज आ गया। देश से नहीं कहा है क्या? देश इनका नहीं है, हम सबका देश है, आपका देश, हम सबका देश है। इसलिए कम से कम किसी भी मुद्दे पर एक बार हम लोगों को बुला के बात करनी चाहिए। महंगाई पे बात करनी चाहिए, महिला बिल पे भी बात करनी चाहिए थी। नहीं क्या लाइए, सीधा देना या होगा, चाहे हमें निकाल के बाहर कर दीजिए, चाहे हमें सदस्यता ले लेना, लेकिन जिस तरह का महिला का स्वरूप है, युद्ध किया जाएगा, जो युद्ध है वो तो मैं बता ही रहा हूँ, जो करना चाहो करिए। माननीय मुलायम सिंह जी, आपका समय हो गया, आपकी पार्टी का समय भी हो गया। अरे आपके खिलाफ नहीं बोल रहे, आपको भी उपेक्षा हो जाएगी, आपको टिकट नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हो गया तो महिला कहेंगे वहाँ जाइए। कोई बात। संसद निधि वाला, और सांसद निधि या तो वापस कर लो या 10 करोड़ रुपया दे दो, बस, या वापस ले लो। हाँ, बंद कर दीजिए, सांसद निधि बंद कीजिए या 10 करोड़ रुपया दीजिए, और 2 करोड़ में हम लोगों को अपमानित मत करिए।
हम परेशान हैं, हमारे मतदाता जो हैं वो खराब हो रहे हैं। 2 करोड़ में कितनी सड़क बनाएगी पता हो गया? 4 किलोमीटर, 40 लाख से 50 लाख में सड़क 1 किलोमीटर बन के तैयार होगी। तो बताइए 2 करोड़ में 4 किलोमीटर सड़क गाँव की बना दें, या तो इसको वापस ले लीजिए। और सबसे बेहतर रास्ता है कि आप वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए इसको, हमें नहीं चाहिए शासन नीति। शांत रहें कृपया। और माननीय मुलायम सिंह जी प्लीज वाइंड अप करो। हम तो बर्बाद इसे, और हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि कम से कम जो देश की हालत है, देश की सीमा पर खतरा है, महंगाई भी है, गरीबी है, आत्महत्या हो रही, किसान की पैदावार घट रही है, बढ़ रही है, बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाने के लिए कम से कम, और नहीं तो सुझाव हम लोगों के मान लीजिए, सुझाव मान लीजिए। और नेता है बीच मत वाली स्वामी जी, और बेहतर होगा कि आगे हम देश के लिए सब आए हैं, जनता के लिए आए हैं, आगे बढ़े देश, तरक्की करे देश, सम्मान बढ़े। तो हम लोगों को बुला लीजिए और बुला करके कम से कम सुझाव ले लीजिए। और सुझाव ले करके हम लोगों को फिर एक भी नहीं मानो तो मत बुलाना, ये भी सही है कि हम लोग गए थे और नहीं माना। अब ऐसा है कि ये देश सबका है, आपका भी है, हमारा भी है। इससे हम चाहते हैं कि कभी विपक्ष के नेताओं को बुला करके और महंगाई के लेकर के सब चीज़, तो नीचे ले जाओ महंगाई ले जाओ। वो तो मैंने कहा था 10 दिन के अंदर, 10 दिन तो हो गए, ये महंगाई लेकर आ गए, महंगाई और बढ़ा दी। मैंने सोचा था होली आ रही है तो होली की वजह से कहा 10 दिन के। माननीय मुलायम सिंह जी आप तो कभी प्रॉम्प्ट होते ही नहीं है, ये प्रॉम्प्ट बेकार कर रहे हैं लाल के साथ आपके आप समय हो गया आपका, पार्टी का भी। अपना भाषण खत्म कर रहे हैं। और इसलिए धन्यवाद। कि सीमा की सुरक्षा कीजिए, किसान की पैदावार बढ़ाइए, और जो भुखमरी से आत्महत्या हो रही है, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं है। इसको रोकिए और सांसद निधि या तो खत्म कीजिए या 10 करोड़ दीजिए। धन्यवाद।